कुछ हवेलियां पुरानी नहीं होती, वो जिंदा होती हैं। ये कहानी है एक ऐसी शापित हवेली की जहां एक माँ और बेटी की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन एक अजनबी उस वीरान हवेली में पहुंचा। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ देखने नहीं, फंसने आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। 2023 की ठंडी अक्टूबर की सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला एक युवक बैग कंधे पर और कैमरा हाथ में लिए एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़ा था। नाम था आरव वर्मा। 24 साल का यह लड़का सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूब चैनल चलाता था, फियर अनसीन, जहां वह भूतिया जगहों पर जाकर असली रिकॉर्डिंग करता, इंटरव्यू लेता और रहस्यमयी कहानियां सुनाता। इस बार उसकी मंजिल थी उत्तराखंड के जंगलों में बसा एक गुमनाम गांव मालपुर, जहां एक पुरानी हवेली को लेकर एक दहशत फैली हुई थी। मेरे पास कोई पुख्ता नक्शा नहीं है, लेकिन लोकल लोगों से सुना है कि यह हवेली असली है और अब तक 4 लोग वहां से गायब हो चुके हैं। आरव ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा और आगे बढ़ता गया। हरियाली धीरे धीरे स्याह हो रही थी। सड़क अब एक कच्चे रास्ते में बदल चुकी थी। इक्का दुक्का चरवाहों और बूढ़ों को छोड़कर रास्ता पूरी तरह वीरान था। फिर एक मोड़ पर उसे एक लकड़ी की दुकान दिखी। बूढ़ा दुकानदार लकड़ी काट रहा था। माफ कीजिए, क्या आप मालपुर हवेली का रास्ता जानते हैं? बूढ़ा आदमी ठिठक गया। उसकी आंखें सूनी थीं। क्यों जा रहा है उधर? वीडियो बना रहा हूं। सुना है वहां कुछ अजीब होता है। बूढ़ा हंसा नहीं, चौंका नहीं, बस इतना बोला, हवेली तक पहुंच गया तो वापस मत आना, और अगर आ भी गया तो वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। करीब 2 घंटे बाद आरव गांव की सीमा पर पहुंचा। गांव में सन्नाटा था। दरवाजे बंद, खिड़कियां ढकी हुई और एक अजीब सी घबराहट हर चेहरे पर। हेलो, क्या कोई मुझे हवेली का रास्ता बता सकता है? लोग उसे देखकर दरवाजे बंद करने लगे। फिर एक बुजुर्ग महिला सामने आई, बोली, हवेली तक जाना है तो सिर्फ 2 बात याद रख। 1, तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। 2, अगर पीछे कोई पुकारे, मुड़ना मत। आरव मुस्कुराया, मैम डरिए मत, मैं प्रोफेशनल हूं। और वो बढ़ गया उसी हवेली की ओर, जिसे देखना मौत को गले लगाने जैसा था। शाम के 4 बज चुके थे। सूरज ढल रहा था। जंगल के साए में काले बादलों के नीचे वो हवेली दिखाई दी, ऊंची, वीरान और जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। दरवाजा लकड़ी का था, ऊपर जाले, दीवारों पर पपड़ी उतर चुकी थी। एक टूटी सी नेम प्लेट लटक रही थी। उस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, चंद्रकांता निवास। तो यही है वो जगह। आरव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अब उस हवेली के ठीक बाहर खड़ा हूं जहां आत्माओं की मौजूदगी की खबरें आई हैं। मैं आज रात यहीं रुकूंगा और सच्चाई लाऊंगा। तभी हवेली का दरवाजा बिना छुए ची इक्का खुद ब खुद खुल गया। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई। अंदर एक गहरा अंधेरा और सड़ान सी बदबू थी। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं, एक महिला, एक बच्ची और शायद उनके साथ एक पुरुष, मगर सबके चेहरों पर डर। कमरों में बिखरे पुराने खिलौने, दीवारों पर खरोंचों के निशान, फर्श पर टूटे हुए कांच। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां से भागा नहीं था, खींचा गया था। आरव ने एक पुराने सोफे पर कैमरा सेट किया और खुद से बोला, मैं अब यहीं रुकूंगा सुबह तक। रात के 9 बजे हवेली की हवा में अजीब सी घुटन थी। बिजली नहीं थी, सिर्फ एक लालटेन और उसकी टॉर्च। वो आराम से बैठा हुआ अपनी डायरी में नोट्स बना रहा था। तभी थक थक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वो चौंका, कैमरा लेकर ऊपर की ओर देखने लगा। हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं। फिर एक धीमी हंसी, बिल्कुल बच्ची जैसी। जैसे ही उसने दाईं ओर देखा, उसे सीढ़ियों के किनारे एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखी। उसकी आंखें लाल थीं, कपड़े गंदे और फटे हुए, और चेहरा मुस्कुराता हुआ, मगर जैसे हड्डियों के अंदर बसी नफरत के साथ। तू खेलने आया है? लड़की बोली। आरव का गला सूख गया। वो पीछे हटा, टॉर्च घुमाई। लड़की गायब। आरव ने खुद को संभाला। ये मेरी घबराहट है, कुछ नहीं है। फिर
पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पलट कर देखा, वहां एक लंबी काली साड़ी पहने औरत खड़ी थी। चेहरा सफेद, बाल लहराते हुए और आंखें बिल्कुल लाल धधकती हुई। अब तू हमारा है, औरत और लड़की एक साथ बोले। आरव दौड़ा हवेली के दरवाजे की ओर। वो धक्का देता रहा, मगर दरवाजा बंद था। बाहर हवा तेज हो गई थी। पीछे से आवाज आई, अब मत भाग, शुरुआत अभी हुई है। दरवाजा बंद हो चुका था। आरव दोनों हाथों से दरवाजे को धकेलता रहा, लेकिन वो जैसे किसी पत्थर की दीवार बन चुका था। टॉर्च की रोशनी अब भी कांप रही थी और उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। वो पलटा, अंदर सन्नाटा पसरा था, पर उस सन्नाटे में कुछ छुपा हुआ था। आरव ने कंपकपाते हाथों से अपना कैमरा उठाया। दोस्तों, जो आप देखने वाले हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं है। कुछ है यहाँ। किसी ने मुझे छुआ, किसी ने कुछ कहा। कैमरे में उसकी सांसों की आवाज भारी हो चुकी थी। फिर एक कोने से धीमी सी लोरी सुनाई दी, नींद में मत जाना राजा बेटा, काली रातें खा जाएंगी तुझको। आरव ने टॉर्च घुमाई। आवाज उस पुराने कमरे से आ रही थी जहां एक टूटा हुआ पालना रखा था। वो कमरे में घुसा। दीवारों पर बच्चों की चित्रकारी, लहरें, सूरज, एक औरत और एक छोटी बच्ची। पालने में एक गुड़िया पड़ी थी, सिर फूटा हुआ, आंखें गायब, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। गुड़िया के बगल में एक जली हुई डायरी रखी थी। आरव ने उसे उठाया। कुछ पन्ने काले थे, मगर एक पेज पढ़ने लायक था। आज भी सिया ने छत पर खेलते खेलते किसी को देखा। वो कहती है, मम्मी वो मुझे घूरता है। मैंने समझाया, हवेली में कोई नहीं है, पर कहीं कुछ है जो हमें देखता है हर वक्त। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। कमरे के दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। माथे पर गहरी कट, होठों के किनारे खून के निशान। मम्मी कहती हैं मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए। लड़की मुस्कुराई। फिर उसने एक कटा हुआ इंसानी हाथ कमरे में फेंका। आरव चीखते हुए पीछे हटा। ये सब क्या है? वो चिल्लाया। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस बोली, अब तू हमारे साथ खेलेगा। भागते हुए आरव एक दूसरे कमरे में गया। वहां एक पुराना रेडियो था, बिना बिजली के भी चल रहा था। उसमें से आवाज आई, अब तू यहां का हिस्सा बन चुका है। माताओं की चीखें, बेटियों की हंसी और बाप की मौत, सब यहीं दोहराई जाएंगी। रेडियो बंद हुआ। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक आरव की आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी। उसने देखा, एक महिला छत से नीचे कूद रही है। उसकी गोद में बच्ची है। पीछे एक आदमी चिल्ला रहा है, रुको, मत करो ये। और फिर सब काला। आरव होश में आया। जमीन पर पड़ा था। उसके नाक से खून बह रहा था। टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब बस एक मोमबत्ती जल रही थी। वो सीढ़ियों के पास बैठ गया, डर से थरथराता हुआ। तभी एक आवाज आई, ऊपर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। आरव ने तीसरी मंजिल की ओर देखा। याद आया, तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। मगर आवाज बार बार कह रही थी, आओ, तुम्हें सच दिखाएं। कांपते कदमों से वह ऊपर गया। दरवाजा बंद था, मगर उसने जैसे ही छुआ, अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। चारों ओर शीशे लगे थे। बीच में एक कुर्सी और उस पर बैठी थी वही औरत, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। त्वचा झड़ रही थी, आंखें सूनी और गहरी। तू मेरी बेटी को यहां से क्यों ले जाना चाहता है? औरत ने गुस्से से पूछा। मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, मुझे जाने दो। आरव रो पड़ा। औरत चीख पड़ी, जिसने हमारी सच्चाई देखी वो कभी चैन से नहीं जी सका। आरव नीचे भागा, लेकिन अब हवेली वैसी नहीं थी। कमरे घूम गए थे, दरवाजे बदल गए थे। उसने एक खिड़की से बाहर देखा। सुबह हो चुकी थी, मगर सूरज नहीं निकला था। फिर दीवार पर कुछ लिखा दिखा, यहां वक्त नहीं चलता, यहां सिर्फ मौत आती है। हवेली अब आरव के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित भूल भुलैया बन चुकी थी। हर दीवार पर सरगोशियां थीं। हर कमरे में कुछ ऐसा था जो बीते वक्त की चीखों को दबा नहीं पाया था। अब आरव को सिर्फ बाहर नहीं निकलना था, उसे यह भी जानना था कि इस सब के पीछे आखिर क्या कहानी है। तीसरी मंजिल से भागते हुए आरव एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां धूल भरी अलमारी और एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक खोलते ही उसमें कुछ अखबार की कतरने, एक फोटो फ्रेम
और एक रिकॉर्डिंग टेप मिली। आरव ने टेप उठाई। कैसेट पर लिखा था 16 जून 1998। अंतिम संदेश। तस्वीर में वही महिला और लड़की थी, लेकिन उनके साथ खड़ा व्यक्ति अब साफ दिख रहा था, एक पुलिस वाला। तस्वीर के पीछे लिखा था हमारे सपनों का घर, चंद्रकांता, सिया और इंस्पेक्टर अजय वर्मा। वर्मा? आरव चौंक गया। ये मेरे दादाजी का नाम है। आरव ने तस्वीर कसकर पकड़ ली। क्या ये मेरा ही परिवार था? कैसेट को पुराने रिकॉर्डर में डालकर चालू किया गया। टेप से घबराई हुई आवाज आती है, एक औरत की। अगर कोई ये सुन रहा है तो जान लो कि इस हवेली में कुछ गलत है। सिया हर रात किसी को देखती है। वो आदमी अब हमारी जिंदगी में घुस आया है। अजय, वो अब तुम्हारा नहीं रहा, वो अब हमारा है। मत आना यहां, या फिर शाप तुम्हें भी निगल जाएगा। फिर अचानक तेज चीख और टेप कट हो गया। आरव को हवेली की स्टडी रूम में एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें दर्ज थे 1998 के गांव के अपराध रिकॉर्ड। एक घटना ने उसका ध्यान खींचा। 17 जून 1998, चंद्रकांता और उसकी बेटी सिया की अचानक मौत। लाशें नहीं मिली। पति अजय वर्मा लापता। गांव वालों का दावा हवेली में शाप है। नीचे पुलिस अफसर के दस्तखत थे। सबूत नहीं मिले, केस बंद। आरव अब समझ गया, ये हवेली उसके परिवार से जुड़ी थी। रात के 12 बज चुके थे। हवेली की दीवारें अब बोलने लगी थीं। दीवारों पर अंधेरे से बने चेहरे उभरने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। सिया, मेरी बच्ची, मुझे मत ले जाओ, हम मरना नहीं चाहते थे। आरव बुरी तरह हिल गया। मैं अब समझ गया, मैं इस कहानी का हिस्सा हूं। लेकिन क्यों? अचानक वो औरत प्रकट हुई, वही साड़ी वाली आत्मा। तेरा खून ही तो हमारे शाप की जड़ है। तेरे दादाजी ने जो किया, उसकी कीमत अब तू चुकाएगा। क्या किया उन्होंने? आरव चीखा। औरत का चेहरा बदल गया। अब वो एक जली हुई लाश की तरह दिख रही थी। अजय वर्मा ने हमें जिंदा जलाया था, हमें मारकर केस बंद कर दिया था। अब हम उसका खून बहाए बिना शांत नहीं हो सकते। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। आरव के दादा, जो एक ईमानदार पुलिस अफसर माने जाते थे, दरअसल एक भयानक अपराधी निकले थे, जिन्होंने हवेली की मां बेटी को जिंदा जला दिया था, शायद किसी राज को छुपाने के लिए। अब उनकी आत्माएं हर वर्मा वंशज से बदला लेना चाहती थीं। आरव अब सिर्फ डर के लिए नहीं, प्रायश्चित और मुक्ति के लिए लड़ने वाला था। वो जानता था कि अगर उसे इस हवेली से बचना है तो उसे इस शाप को खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। अब आरव के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो भाग जाए और कभी पीछे मुड़कर ना देखे, या फिर अपने ही खून से जुड़े पापों का सामना करके शाप को खत्म करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। हवेली के तहखाने में उसे एक फटी पुरानी किताब मिली। उसका नाम था कपाल कर्म विधि, मृत आत्माओं की मुक्ति का अंतिम उपाय। किताब संस्कृत में थी, लेकिन किसी ने उस पर लाल स्याही से हिंदी में अनुवाद किया था। पहला पन्ना ही चेतावनी देता था, यह विधि आत्माओं को मुक्ति देती है, पर बदले में लेती है बलिदान। अगर शुद्ध हृदय न हो तो आत्मा तांत्रिक पर हावी हो सकती है। किताब में बताया गया था 3 रातें एक ही स्थान पर रहकर हवन करना होगा। हवेली के 3 शापित चिन्ह इकट्ठा करने होंगे। 1. सिया की गुड़िया। 2. चंद्रकांता की जली चूड़ियां। 3. अजय वर्मा की पुलिस टोपी, जो हवेली में छिपी थी। आरव ने ठान लिया, वो ये तीनों वस्तुएं ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो। वो पहले उस कमरे में पहुंचा जहां सिया की गुड़िया थी, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। फर्श पर सिर्फ खून के धब्बे और बच्चों के नाखून पड़े थे। तभी पीछे से हंसी आई। तू खेलने नहीं आया? वो पलटा। वही लड़की, सिया। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। गुड़िया उसके हाथ में थी, मगर अब उसमें किसी की धड़कन सुनाई दे रही थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुक्त होना चाहती हो? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर कहा, हाँ, पर मम्मी कहती हैं तुझे पहले जलाना होगा। गुड़िया उसके हाथ से अचानक हवा में उड़ी और आरव के सामने गिर गई। आरव ने उसे उठाया और भागा। दूसरी मंजिल के एक कमरे में एक पुराना सिंदूरदान और चूड़ियों का टुकड़ा मिला, पूरी तरह राख में लिपटा हुआ। जैसे ही आरव ने उन्हें छुआ, कमरे की दीवारें जलने लगीं। पीछे से चंद्रकांता की आवाज आई, मेरी चूड़ियां, वो मेरी पहचान थीं, अब तू उसे छू नहीं सकता। आरव ने जवाब दिया,
मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे की संतति हूं। दीवारें शांत हो गईं। उसने चूड़ियां उठा ली। अब सबसे मुश्किल चीज, अजय वर्मा की टोपी। आरव को पता चला कि हवेली के एक गुप्त कमरे में पुराना वर्दी कक्ष है। वहां पहुंचते ही उसने देखा, दीवार पर एक बड़ा आईना था। उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक जली हुई लाश का चेहरा दिख रहा था। आईने में लिखा था, जिसने झूठ से रक्षा की उसे सच्चाई कभी माफ नहीं करती। फर्श पर रखी थी टोपी। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, आईना फट गया और उसे निकलकर अजय वर्मा की आत्मा आई। तू मेरे खून का है, फिर क्यों मुझे मिटाना चाहता है? आत्मा गुर्राई, क्योंकि तुमने जो किया वो एक पुलिस वाले का नहीं, एक राक्षस का काम था। अजय की आत्मा चिल्लाई, मुझे मिटाने की कोशिश मत कर, मैं तुझे ले चलूंगा। आरव ने माला निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। शोर बढ़ता गया और अंत में आत्मा फिर से आईने में कैद हो गई। टोपी अब उसके पास थी। आरव ने हवेली के आंगन में तीनों वस्तुएं रखी, गुड़िया, चूड़ियां, टोपी। घंटे भर मंत्र जाप के बाद हवन कुंड की अग्नि अचानक काली हो गई। औरत की आत्मा, लड़की और वर्दी वाला तीनों प्रकट हो गए। सभी एक साथ बोले, तू अब भाग नहीं सकता। हवन अधूरा है, एक अंतिम वस्तु बाकी है, किसी जीवित का खून। आरव कांप गया। क्या क्या मेरा खून चलेगा? उसने पूछा। तीनों आत्माएं चुप रहीं। फिर लड़की बोली, हां, पर तू बच नहीं पाएगा। आरव ने खुद को चाकू से घायल किया। रक्त की कुछ बूंदें अग्नि में गिरी। अग्नि जल उठी, नीली, फिर सफेद, फिर सोने जैसी। तीनों आत्माएं अचानक चिल्लाईं, शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे तीनों जलने लगे, जैसे रोशनी में समा रहे हों, और हवेली की दीवारें पहली बार सांस लेने लगीं। तीन आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। हवेली अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। ना चीखें थीं, ना सरसराहट, ना दीवारों से रिश्ता खून। लेकिन सवाल अब यह था, क्या आरव अब भी वही इंसान था? गांव के कुछ लोगों ने आरव को हवेली के आंगन में बेहोश पाया। उसकी सांसें धीमी थीं, शरीर पर घाव के निशान और आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे वो कुछ और देख रही हूं। गांव वालों ने उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, शरीर तो ठीक है, लेकिन इसकी आत्मा कहीं फंसी हुई लगती है। अगले कुछ दिनों में आरव अपने घर तो लौट आया, मगर उसका व्यवहार बदल चुका था। वो देर रात छत पर अकेले बैठा दिखता, कुछ कुछ बड़बड़ाता, मुक्ति अभी अधूरी है, और सबसे डरावनी बात, वो अब आईने में अपना अक्स नहीं देख पाता था। एक रात आरव की मां ने उसके कमरे में एक डायरी देखी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने उन्हें मुक्त किया, मगर बदले में उन्होंने मुझसे कुछ ले लिया है। मैं अब वही नहीं रहा। मैं अब बस एक माध्यम हूं। अब जो भी हवेली में जाएगा, पहले मुझसे मिलेगा। एक सुबह उसके कमरे का आईना टूट गया। उसके पीछे दीवार पर खुदा था, 3 नाम, चंद्रकांता, सिया, अजय, और नीचे एक नया नाम जुड़ गया था, आरव वर्मा। गांव वालों ने देखा कि हवेली में फिर से दीप जलने लगे हैं। कभी कभी एक युवक की परछाई खिड़की से झांकती है। कहा जाने लगा, अब हवेली में आत्माएं नहीं, एक पहरेदार है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक कोई सच जानने की कोशिश न करे। कुछ मानते हैं आरव ने खुद को बलिदान करके आत्माओं को मुक्ति दी, और वो अब हवेली का रक्षक बन चुका है। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा अधूरी रही और अब वो हवेली की नई कैद बन गया है। और कुछ डरते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है हवेली के पास एक नई गुड़िया मिलती है। उसमें आरव की आवाज में हंसी गूंजती है। कभी इस हवेली के पास जाना तो दीवार पर एक नाम लिखा मिलेगा, आरव वर्मा। मत पूछना वो कौन था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक नाम नहीं, वो अब एक शाप है। आरव अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। वो मर चुका था, कम से कम लोगों की नजरों में। मगर सच ये था, वो मरकर भी मरा नहीं था। उसकी आत्मा अब बन चुकी थी एक नए दायित्व में। लेकिन वक्त ठहरता नहीं, और 23 साल बाद कहानी दोबारा शुरू होती है। साल 2048। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चा जन्म लेता है। लड़के की मां कहती हैं, जैसे ही ये पैदा हुआ, इसने बिना रोए मुझे देखा। आंखें बिल्कुल जली राख जैसी थीं। डॉक्टर ने भी नोट किया।
बच्चे की नाभि पर एक हल्का सा व लिखा हुआ निशान था। मां ने उसका नाम रखा आरव। बचपन से ही इस बच्चे में कुछ असामान्य था। वो आईनों से डरता था। रात को सपनों में एक पुरानी हवेली देखता, जलती दीवारें, एक गुड़िया और एक पुलिस टोपी। उसने कभी किसी से नहीं सुना, फिर भी संस्कृत के श्लोक बोलता था। और सबसे अजीब बात, जब भी कोई उसके माथे को छूता, वो एक वाक्य बोलता, शाप अधूरा है, अग्नि बाकी है। एक दिन एक अंधी बूढ़ी औरत उसके स्कूल के बाहर खड़ी मिली। उसने बच्चे को देखते ही कहा, वो लौट आया है, आरव वापस आ गया है, शाप फिर से सांस ले रहा है। लोगों ने उसे पागल समझा और भगा दिया, मगर बच्चा उसी रात चुपचाप जागा और मां से बोला, मुझे फिर से वहां जाना है, मुझे अपनी कहानी पूरी करनी है। 16 साल की उम्र में आरव पुनर्जन्म वाला अपने सपनों के पीछे भागते हुए उत्तर प्रदेश के उस गांव में पहुंचा, जहां अब हवेली एक सरकारी संपत्ति बन चुकी थी। दरवाजे पर लगा था एक बोर्ड, खतरनाक स्थल, प्रवेश निषेध। मगर हवेली अब पहले जैसी वीरान नहीं थी। दीवारें बदरंग थीं मगर साफ, कमरे बंद मगर भीतर से आवाजें आती थीं, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। आरव अंदर गया और तुरंत, स्वागत है आरव वर्मा, एक धीमी आवाज गूंजी। तुमने लौटने में बहुत देर कर दी। हवेली अब एक नया खेल खेल रही थी। इस बार आरव को उन घटनाओं को दोबारा जीना था, मगर एक दर्शक बनकर। उसके सामने वही दृश्य दोहराए जाने लगे। सिया की चीखें, चंद्रकांता का जलता शरीर, अजय वर्मा की हत्या और अंत में पहले वाले आरव का बलिदान। अब एक आवाज आई, अब तेरा निर्णय होगा अंतिम। या तो तू इस चक्र को तोड़ेगा या हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएगा। आरव को एक विकल्प दिया गया, या तो वो हवेली की सभी आत्माओं को एक साथ मुक्त कर दे, जिससे वो खुद भी नष्ट हो जाएगा, या फिर उन्हीं की जगह एक और आत्मा यहां लाकर चढ़ा दे, ताकि चक्र किसी और के लिए जारी रहे। अब आरव के हाथ में था शांति या शाप का विस्तार। हवेली की दीवारें अब सांसें ले रही थीं, छत से राख टपक रही थी और हवा में एक सवाल तैर रहा था, आरव अब तू क्या करेगा? सामने अग्निकुंड सुलग रहा था। उसके इर्द गिर्द 3 परछाइयां घूम रही थीं, सिया, चंद्रकांता, अजय। और आरव अपने पूर्व जन्म की तरह एक बार फिर उस अग्नि के सामने खड़ा था। पर इस बार हाथ में कोई गुड़िया, चूड़ियां या टोपी नहीं थी। इस बार प्रश्न था, बलिदान या चालाकी? या तो तू किसी और को हवेली लाकर बलि दे और हमेशा के लिए आजाद हो जा, या तू खुद को समर्पित कर और चक्र यहीं तोड़ दे। आरव के साथ इस सफर पर उसका बचपन का दोस्त वेदांत भी आया था। उसे हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था, वो बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। अब आरव उसे देख रहा था। वो नीचे फर्श पर सो रहा था, निश्चिंत। उसे नहीं पता था कि उसकी जान एक तुला पर रखी जा चुकी है। आरव के मन में संघर्ष शुरू हो गया। तभी पहली बार आरव की पूर्व आत्मा उसके सामने आई, वही जिसने 23 साल पहले आत्माओं को मुक्त किया था। उसने कहा, मैंने तुम्हें दोबारा जन्म इसलिए दिया था ताकि तू इस चक्र को तोड़ सके, ना कि किसी और को इसमें फंसाने के लिए। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो फिर क्या मेरा पुनर्जन्म ही एक शाप था? आत्मा बोली, नहीं, यह एक मौका था खुद को साबित करने का, और अब तुझे निर्णय लेना है। आरव ने वेदांत को देखा, फिर खुद को, फिर वो बढ़ा अग्निकुंड की ओर। हाथ में लिया वो राख में लिपटा कागज जिसमें 3 आत्माओं के नाम थे। उसे अग्नि में डाला, फिर बोला, मैं नहीं चाहता कि फिर कोई मेरी तरह जिए या मरे। मैं खुद को हवेली को समर्पित करता हूं ताकि ये कहानी यहीं खत्म हो। और फिर उसने खुद अग्नि में कूद कर बलिदान दे दिया। अगली सुबह वेदांत जागा तो पाया वो हवेली के बाहर मैदान में है। हवेली गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। वो चीखा, दौड़ा, लोगों से पूछा, मगर गांव वालों ने कहा, यहां तो कभी कोई हवेली थी ही नहीं और ना ही कोई आरव। वेदांत वापस दिल्ली आया। कुछ हफ्तों बाद उसे एक चिट्ठी मिली। लिफाफे पर लिखा था, वेदांत के लिए मेरा अंतिम उत्तर। अंदर सिर्फ एक वाक्य था, जब अग्नि में आत्मा गिरती है तब राख में जन्म लेती है एक नई कहानी। आरव ने खुद को हवेली में बलिदान कर दिया था। वेदांत जीवित बच गया। हवेली जमींदोज हो गई और गांव वालों को उसका नाम तक याद नहीं।
पर क्या डर कभी मिटता है या वह सिर्फ जगह बदलता है? वेदांत ने सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। दिल्ली में एक नया फ्लैट लिया, नौकरी शुरू की और बस कोशिश की नॉर्मल दिखने की। लेकिन हर रात सोते वक्त उसके सिरहाने कुछ फुसफुसाता था। राख खत्म नहीं हुई है, वो अब हवा में उड़ रही है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक डब्बा आया। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। डब्बा खोला तो उसमें थी एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति, हवेली जैसी, राख से सनी हुई। नीचे एक नोट था, बीज बो दिया गया है, अब देखो डर कहां उगता है। अगले कुछ हफ्तों में वेदांत के फ्लैट में अजीब चीजें होने लगीं। दीवारों पर नमी की जगह पुराने संस्कृत मंत्र उभरने लगे। बाथरूम के शीशे पर धुंध में बार बार लिखा दिखता, तू बचा कैसे? और रात को बालकनी से किसी के जलते हुए कदमों की आहट आती। एक रात वेदांत को नींद में झटका लगा। उसने देखा उसके सामने आरव खड़ा था, मगर अब उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। वो पूरी तरह राख से बना था। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन जो शाप चक्र में बंद हो वो चुपचाप नहीं मरता, वो बीज बनता है और जहां हवा ले जाए वहीं डर उगाता है। अब हवेली किसी एक जगह की नहीं थी, वो अब वेदांत के फ्लैट में थी। हर कमरा, हर दरवाजा, हर कोना अब उसी भय से भरा था। पुराने 3 नाम अब दीवार पर उभरने लगे थे और उनके साथ एक नया, वेदांत। वेदांत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आखिरी बार उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने कभी कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक दोस्त का साथ दिया और अब हवेली ने मुझे चुना है। डर कभी मरता नहीं, वो सिर्फ स्थान बदलता है। शापित हवेली अब कहीं नहीं है, क्योंकि अब वो हर जगह है। जो भी उस राख की मूर्ति को देखेगा, उसका घर अगला पड़ाव बन जाएगा। हवेली अब एक जगह नहीं रही, वो एक विचार बन चुकी थी, एक भय जो वहां पनपता है जहां इंसान सबसे सुरक्षित महसूस करता है, अपने घर में। दिल्ली की एक बहुमंजिला इमारत में फ्लैट नंबर 13 बी खाली पड़ा था। पिछले किराएदार वेदांत की गायब होने की घटना को बिल्डिंग वाले अब भी नहीं भूल पाए थे, पर रेंट कम था, लोकेशन अच्छी थी, तो एक नया जोड़ा वहां रहने आ गया। नवविवाहित कपल समर और ईशा। शाम को शिफ्टिंग के बाद जब दोनों रात को आराम कर रहे थे, ईशा को लगा किसी ने बाथरूम का नल चला दिया। वो उठी, देखा नल से पानी नहीं, राख बह रही थी और बाथरूम की दीवार पर लिखा था, ये घर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं। समर ने अगली रात फ्लैट में सीटी कैमरे लगवाए। अगली सुबह फुटेज देखा। रात 3:07 पर दोनों के बिस्तर के पास एक राख से बनी परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। फुटेज के आखिरी सेकंड में वो कैमरे की ओर मुड़ती है और कैमरा फट जाता है। ईशा को अलमारी में एक पुरानी किताब मिली। उसमें था एक चैप्टर, शापित हवेली और उसका पुनर्जन्म। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब वह हवेली नहीं, एक आवासीय शाप है, जिसका नाम नहीं सिर्फ निशान रहता है और हर चौखट पर दस्तक देता है जब लोग सबसे ज्यादा बेफिक्र होते हैं। एक दिन इमारत की नेम प्लेट पर किसी ने लाल स्याही से लिखा, हवेली नहीं मरी, बस शहरी हो गई है। बच्चों ने शिकायत की कि उनका टॉय स्टोरी वाला खिलौना रात को खुद चलता है और कहता है, आरव लौट आया है। हर शनिवार रात इमारत की लाइट 3:07 पर गुल हो जाती है और लिफ्ट अपने आप 13 पर जाकर रुकती है। एक बूढ़ी औरत जो पहली मंजिल पर रहती थी, अब हर किसी के दरवाजे पर राख की लकीर खींच देती है और कहती है, ये अब तुम सबका हिस्सा है। बिल्डिंग के गार्ड को एक लिफाफा मिला जिसमें एक फटी हुई डायरी थी। उसमें लिखा था, मैं वेदांत हूं, जिसने हवेली को देखा, महसूस किया और जिंदा लौट आया, पर शायद गलती की कि लौट आया। अब वो हवेली मेरे साथ आई है और हर उस इंसान के साथ जाएगी जो अपने घर में खुद को अकेला समझता है। डर वहां पलता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, अपने घर में। अब हवेली किसी जंगल में नहीं, किसी खंडहर में नहीं, वो अब हमारे बीच है, आपके घर में, मेरे घर में, हर उस जगह में जहां कोई अपनी परछाई से डरता है।